हेलो दोस्तों, क्लास 10th के हिंदी का बुक जिसका नाम गोधली है उसके पाठ 2 का आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपका जो गोधली का दूसरा पाठ है उसका नाम है विष का दांत और उसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नलिन विलोचन शर्मा का पूरा जीवनी बताएंगे और उसके बाद विष के दांत कहानी का पूरा सारांश मात्र 15 पॉइंट में आपको समझा देंगे। इतना इंटरेस्टिंग आप कहानी है ये कि आप सुन करके हंसने लगिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कहानी को आपको सुन करके। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा की जीवनी क्या है, वह जीवन में क्या क्या कार्य किए, कितने पढ़े थे, उनकी कविता कहानी का क्या नाम है, ये सारा चीज़ समझते हैं। दोस्तों अगर नलिन विलोचन शर्मा के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी कि पटना तो जगह का नाम हो गया, आप जानते हैं बिहार में पटना है राजधानी, और बदरघाट नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था और इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भोजपुरी भाषा बोला जाता है, तो वो शुरू से ही जन्मना यानी कि जन्म से ही वह भोजपुरी भाषी थे। उनका कई भाषण अगर आप सुनिएगा कहीं लिखा हुआ या कोई पेपर में अगर उनका आप कभी पढ़े होइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो नलिन विलोचन शर्मा थे वो अधिकतर भोजपुरी में ही भाषण दिया करते थे और ज़्यादा उनको भोजपुरी से लगाव था। शुरू से वो भोजपुरी बोलते थे, जैसा कि जो जहाँ पर रहता है उसी तरह का उसका एक व्यवहार हो जाता है उसी तरह से। दोस्तों अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शुरुआती शिक्षा जैसे कि प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल पटना कॉलेजिएट से ही हुई, यानी कि पटना कॉलेजिएट से इनकी स्कूली शिक्षा खत्म हुई। उसके बाद ये बाहर कहीं पढ़ने नहीं गए, जहाँ थे वहीं पर इन्होंने रह करके पढ़ाई की और पटना विश्वविद्यालय से ही हिंदी में एमए किया, उसके बाद संस्कृत में एमए किया, यानी कि डबल एमए हिंदी और संस्कृत में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। दोस्तों अगर इनके कार्यों की बात करें कि ये जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि ये कहानी लिखे हैं तो एक लेखक होंगे, उसी तरह इन्होंने कई कहानियाँ लिखी, कई निबंध लिखे, कई कविताएं लिखी, कई आलोचनात्मक निबंध भी लिखे, कई उपन्यास लिखे, बहुत सारा कार्य इन्होंने अपने जीवन में किया है जो कि हिंदी से प्रेरित होकर के किया है। इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो जैसे ही इनकी पढ़ाई पूरी होती है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद हरदास जैन कॉलेज आरा यहाँ पर इन्होंने प्रधानाध्यापक का कार्य किया। उसके बाद फिर रांची विश्वविद्यालय चले गए, रांची विश्वविद्यालय में भी प्रधानाचार्य के रूप में तो मेन जो होता है उसका कार्य किए और फिर यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय में आकर के भी प्रधानाचार्य का कार्य किया। दोस्तों इतना ही नहीं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी विभाग का अध्यक्ष होना कितनी बड़ी बात होती है। पटना विश्वविद्यालय में सन 1959 में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष का रूप में कार्य किया। समझिए कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितना सारा कॉलेज आता है। जैसे मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी है तो वो सारे कॉलेज का एक मेन है, मतलब अगर किसी के दादा की बात करें, पिता का नहीं किसी के दादा की बात करें तो वो दादा है और ये सब उसके बेटे पोते हैं। तो उसी तरह एक यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारा कॉलेज आता है, सैकड़ों कॉलेज आते हैं, तो सैकड़ों कॉलेज के हिंदी विभाग को संभालना कितना बड़ी बात होती है, ये चीज़ को आप समझिए। तो पूरे पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये कैसे रहे? इन्होंने तो बाहर में कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन यहीं से पढ़ करके इन्होंने इतना बड़ा बड़ा कार्य किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा पढ़ाई कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए कि आपका आने वाला समय में कविताओं में, कहानी में नाम आए, पेपर में नाम आए, तो आपको कुछ अच्छा लगेगा सुन करके, आपके आने वाले पुस्तकों को अच्छा लगेगा। इसीलिए पढ़ाई में कोई भी कंजूसी नहीं कीजिए, अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारी कविताएं और कहानी लिखी। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया, कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, आलोचनात्मक निबंध लिखे, बहुत सारे प्रकार के लिखे। इनका कुछ लिस्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं, सो इनको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन जब बने तो उसमें आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आए। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में साहित्य का इतिहास दर्शन, उसके बाद प्रेमचंद, उसके बाद विष का दांत जो ये कहानी है ये बहुत बड़ा कहानी है, इसमें तो बहुत छोटा सा निचोड़ इसमें एक दिया गया है। उसके बाद संत परंपरा और साहित्य और मानदंड इत्यादि जितने जो लिस्ट में हम बताए हैं ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो समझिए कि इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण लेखों को भी लिखा है।
दोस्तों ये जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं इनके द्वारा लिखा गया जो ये प्रस्तुत कहानी है विष का दांत, ये मध्यम वर्गों के अंतर विरोधों को दर्शाता है। अंतर विरोध का मतलब होता है कि मध्यम वर्ग में बहुत सारे लोग होते हैं। मान लीजिए किसी के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई मालिक है तो कोई नौकर है, बहुत सारा एक मध्यम वर्गीय लोगों में बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी होता है। तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को ये कहानी आपको दर्शाता है और ये दिखाता है कि एक समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर सही शिक्षा उसका न हो, अगर कोई अमीर व्यक्ति अपने आप में ज़्यादा घमंड कर ले अपने पैसों के दम पर, अपने शिक्षा के दम पर, तो वह किस प्रकार से अपने दूसरे लोगों को, अपने से नीचे के तबके के लोगों को किस प्रकार से दबाने का प्रयास करता है। यह एक व्यवहारिक सामाजिक संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको पूरा कहानी मात्र 15 पॉइंट में आपको समझा देते हैं विष का दांत कहानी। तो चलिए दोस्तों आप तैयार रहिए यह इंटरेस्टिंग कहानी को समझने के लिए। दोस्तों यह कहानी जो है यह एक सेन साहब की कहानी है और सेन साहब के साथ साथ उनकी एक मोटर कार है जिसको हम लोग कार या जीप कह सकते हैं। तो सेन साहब की एक कार है, वह है आपका 7,500 रुपए की। पुराने समय का कहानी है तो पैसा भी आपका पुराना समय का ही होगा। तो 7,500 रुपए की ये कार है और कैसी कार है तो काले रंग की कार है। इतना चकाचक इस कार को सेन साहब रखते हैं कि उसमें आप ऐनक की तरह अपने चेहरे को देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा भी दाग ही नहीं आने पाए, इस तरह का पूरा अपने सोफर को बोलते हैं, सोफर यानी साफ करने वाला, कि पूरा चकाचक रखना है। ठीक है, सबसे पहले इस कहानी में जो मेन पात्र है इसके बारे में समझिए। तो एक तो हो गए सेन साहब और दूसरे हो गई उनकी कार जो कि 7,500 की है, ब्लैक कलर की, एकदम ऐनक की तरह दिखने वाली। और दूसरा सेन साहब की मिसेज हैं और सेन साहब के पूरे परिवार में एक सेन साहब की मिसेज, उनकी 5 सुशील बेटियां और एक बेटे हैं जिनका नाम है कासू। दोस्तों अगर पूरे व्यक्तियों का नाम बताएं तो सेन साहब हो गए, सेन साहब की मिसेज हो गई, उनका जो एक बेटा है जो बुढ़ापा के समय हुआ है, आगे चल के बताएंगे कि वह अपवाद भी है एक तरह से, तो उसका नाम कासू है और उसको खोखा भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में जहाँ जहाँ हम कासू बोलेंगे या खोखा बोलेंगे तो दोनों एक ही हैं, आप समझिएगा कि दोनों एक हैं। और 5 बेटियां हैं जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 बेटियां हैं और एक बेटे हैं। दोस्तों अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं कि देखिए कासू जो है वह एक ना उम्मीद बेटा है। ना उम्मीद बेटा का मतलब कि जब उम्मीद उनको नहीं थी तब उनके बेटा हुआ जिसका नाम वह कासू रख दिए। अब वह नियम का ही अपवाद है, यानी बुढ़ापे में तो होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो गया। अब हो गया तो जो भी पहले से उनकी 5 बेटियां थी उनके लिए घर में अलग नियम कानून थे और जो बेटा हुआ लास्ट में उसको लाड़ प्यार दुलार ज़्यादा मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि घर में अगर एक बेटा हो वो भी छोटा हो उसको ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्यार दुलार न मिल जाए कि वह बिगड़ने लगे। वही हुआ सेन साहब के इस बेटे कासू के साथ। देखिए सेन साहब जो हैं अपनी बेटियों को कठपुतली की तरह रखे हुए हैं। कठपुतली के मतलब कि बेटियां क्या है, वे एक तरह की कठपुतलियां हैं और उनकी माता पिता को इस बात का गर्व है। आपके बुक में यह लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अपने बेटियों को, 5 बेटियों को इतना तरह से सुशील बना करके रखे हैं, न ज़्यादा हंसना है, न ज़्यादा खेलना है, न ज़्यादा लोगों से बात करना है, घर के अंदर भी रहना है, चौखट के बाहर नहीं जाना है, ये सारा तमीज़ उनको सिखाया गया है। लेकिन लड़कों के लिए यानी कि खोखा के लिए, सिर्फ खोखा के लिए ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा कर के खेल सकता है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकता है, कहीं भी हंस सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये खोखा और उनकी बेटी का बात हो गया। अब इस कहानी में कुछ और पात्र हैं, जैसे कि एक गिरधर लाल और गिरधर लाल की पत्नी और गिरधर लाल का बेटा जिसका नाम है मदन। इनमें गिरधर लाल की पत्नी का नाम नहीं दिया है आपके पाठ में, तो शायद ये पूछेगा भी नहीं आपसे। तो गिरधर लाल का बेटा मदन है और यही एक मुख्य पात्र है। मदन और कासू आगे चल करके मुख्य पात्र बन करके उभरते हैं इस कहानी में। दोस्तों एक समय क्या होता है कि जो डाइनिंग रूम होता है जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके
कभी कभी बातचीत करते थे सेन साहब अपने मित्रों के साथ। तो वह एक दिन आ गया था, वहाँ पर बैठ कर के सभी बातचीत कर रहे थे। उसमें क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति होते हैं उन्हीं के मित्र जो एक अखबार नवीस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपको अखबार नवीस का अर्थ पता होगा तो जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता होगा तो हम जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा दोस्तों। तो वो अखबार नवीस अपने बेटे के साथ आते हैं, यानी कि उनका भी एक बेटा है जो कि कासू के एज का ही है लगभग। वह इतना सुशील और समझदार है कि ना ज़्यादा किसी से बातचीत करता है, ना कुछ, वह अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ है। इसी पर कोई व्यक्ति वहाँ से आता जाता रहता है, जो कि घर में तो खैर सेन साहब ही हैं, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले। तो वो पूछते हैं, चलिए, तो अपने उस अखबार नवीस के बेटे को कहते हैं कि आपका बेटा क्या बनना चाहता है, क्या करना, मतलब उन कोई भी बच्चा जब से कोई बात करता है तो कितना अच्छा से बात करता है, अगर अच्छा बच्चा हुआ तो वही। लेकिन वह व्यक्ति, उनके मित्र कुछ बोले उससे पहले ही सेन साहब बोल देते हैं कि मैं अपने बेटे को जिसका नाम कासू है उसको हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सेन साहब से पूछा ही नहीं गया था कि वह अपने बेटे को क्या बनाना चाहते। ऐसे तो इस बच्चे की बड़ाई हो रही थी, लेकिन बाद में अखबार नवीस साहब बोलते हैं कि हम अपने बेटे को कुछ नहीं बनाएंगे, हमको क्या बनाना है, मतलब कि वह जो बनना चाहता है वह बनेगा। हम तो इतना ही चाहेंगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर के एक जेंटलमैन बने। जेंटलमैन का मतलब कि अच्छा व्यवहारिक आदमी और एक दूसरे का आदर करने वाला बने, और जो अपना जीवन में वह करना चाहता है उसको फ्री छूट रहेगी। तो ये सारी बातें चलते रहती है इसमें। फिर सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए हम उसको कोई अदर कॉलेज में नहीं भेजते हैं। यानी कि उनको एक तरह का पता नहीं क्या चीज़ का घमंड है या क्या है, वो कहते हैं हम कहीं पर नहीं भेजते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। मेरे फैक्ट्री में जो मदन के पिता गिरधर लाल है, वह एक किरानी है उनके फैक्ट्री में सेन साहब के। तो जो काम करने आते हैं, लकड़ी इस ये सब का काम करने आते हैं, उसके साथ ही हम अपने खोखा को भेज देते हैं। वहीं पर वह कुछ ठोक पीट लेता है, कुछ औजार पर अपना हाथ बैठा लेता है, और हम चाहते हैं कि आगे बढ़े तो वह इंजीनियर का काम करे। मतलब इस प्रकार की सेन साहब की सोच है। इसी में आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। ये जब बातचीत का क्रम चल ही रहा था, तभी बाहर से सोफर की आवाज सुनाई देती। सोफर यानी जो उनका साफ करने वाला, कार को साफ करने वाला व्यक्ति होता है। तो सोफर क्या करता है कि वह कुछ आवाज करता है, जिसके चलते सेन साहब और उनके सभी मित्र बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के देखते हैं तो जो मदन है, गिरधर लाल का बेटा, उसके घुटने से खून बह रहा था। यह देख करके पता लगाना चाहते हैं सेन साहब कि हुआ क्या है। तो वहाँ पर जो सोफर था वह कहता है, देखिए ना साहब, ये लड़का है मदन, यह इसको छू रहा था और हम इसको जब मना किए तो ये जबरदस्ती उसका विरोध भी कर रहा है। यानी कि वह बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए कि वह थोड़ा सा छूना ही चाहता है, अच्छा चीज़ लग रहा है तो छूने दिया जाता, लेकिन वह छुआ और जिसके चलते इसको घसीट दिया गया, उसके घुटना से खून निकलने लगा, फिर भी वह उसका विरोध किया। इसी चलते ये सारी बातें हो रही थी। फिर क्या होता है कि सेन साहब, उसके माँ वहीं पर खड़ा रहती है मदन की, और उसको धीरे से ही डांटते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो धीरे धीरे डांट लगाते हैं कि अपने बेटों को सुधारो, ये करो वो करो। और इसी में एक और कांड हो जाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कांड है। ये क्या होता है कि गाड़ी के पीछे से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही टूटने की आवाज़ आती है, सेन साहब आगे जाते हैं। आगे जा कर के देखते हैं कि पीछे का जो लाइट होता है गाड़ी का, वह चकनाचूर हो चुका है, और उस लाइट के अंदर का बॉल निकालने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि लाइट को फोड़ दिया गया है। इस पर मदन को तो वहाँ डांट लगा दी है, लेकिन अपना बेटा जब तोड़ा, यानी कि यह हरकत खोखा की थी जो कि लाइट तोड़ा, खोखा को डांट कर नहीं, उसको गोदी में उठा लिया जाता है और बोला जाता है अपने पूरे दोस्तों के साथ, देखिए यह कितना बड़ा इंजीनियर बनेगा कि यह लाइट को फोड़ करके अंदर का देख रहा था कि बल्ब कैसा है और किस तरह से इसका सारा प्रक्रिया हो रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है, ये चीज़ आगे चल के यह बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। अभी इतना ही बात हो रहा था, तभी जो एक मिस्टर सेन थे, वह अपने घर जाने को तैयार होते हैं और अपनी गाड़ी के तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही जाते हैं, तैसे देखते हैं कि उनका एक चक्का पंक्चर हो गया है, यानी कि हवा ख़त्म हो गया है। फिर अन्य सभी चक्कों को देखते हैं तो सबका हवा गोल है, सबका हवा नहीं है। अब इस पर
सेन साहब को गुस्सा होना चाहिए, डांटना चाहिए या अपने बेटे को समझाना चाहिए। इस पर वह और गर्व महसूस करते हैं कि चलो मेरा बेटा देख रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था कि वह वहाँ कैसे हवा निकलता है, कैसे क्या होता है, और अपने नौकर को कहते हैं कि वहाँ पर जा कर के उनका पंप से हवा भर दो, वो अपने घर चले जाएंगे। तो ये सारा चीज़ होते रहता है। तो देखिए कि किस तरह से सेन साहब अपने बेटे को किस तरह से ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं गलत करते हुए भी। अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, ये कार वाली हवा वाली जो घटना हुई, इसके बाद एक और उनके दोस्त थे मुखर्जी साहब। मुखर्जी साहब भी अपने गाड़ी के पास दौड़ करके जाते हैं और देखते हैं कहीं ये बच्चा मेरे गाड़ी को भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया, लेकिन उनकी गाड़ी सही सलामत थी। दोस्तों, ये सारा घटना घटने के बाद खोखा को कुछ नहीं होता है, उसको शाबाशी मिलता है। दूसरी तरफ मदन एक छोटा सा हरकत कर दिया था कि गाड़ी को छूने का कोशिश किया था, उसको अच्छा लगा, चमचमाता हुआ गाड़ी छूने का कोशिश किया। इस पर उसकी माँ को भी डांट पड़ा और उसको तो डांट पड़ा, उसका खून भी बह गया। इस पर उसके पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो पिताजी अब सेन साहब से तो लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि उन किरानी का काम करते हैं उनके फैक्ट्री में। तो क्या करते हैं, अपने बेटे पर ही सारा गुस्सा निकालते हैं, रात में खूब पीटते हैं, दोनों आदमी मिल करके अपने बेटे को पीटते हैं। सेन साहब और इनकी पत्नी सोई हुई है घर में। अब सेन साहब की पत्नी कह रही है कमबख्त कितना जोर जोर से चिल्लाता है, सोने नहीं दे रहा है, जबकि अगर वह चाहती तो वह मार खाने से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद सेन साहब इंग्लिश में कुछ बोल देते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि अपने बच्चे को सुधार करके अगर मार पीट के नहीं रखा गया, इसका मतलब यही है कि अगर बच्चे को अच्छा से कड़ाई पूर्वक नहीं रखा गया तो आगे चल के वह बिगड़ सकता है। बिगाड़ने से बचाने के लिए उसको पिटाई होना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है। तो ये चीज़ अपना ये लोग पूरा बक बक करके रात में ये लोग सो जाता है और उधर वह मार खा के सिसक सिसक करके सो जाता है। अब घटना आगे की बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। उसी के कुछ समय बाद, कल या परसों होकर के, जो मदन है वह अपने गली के बच्चों के साथ खेलता है। अब मान लीजिए किरानी का बेटा है और ये बड़े बाप का बेटा है, तो दोनों तो बच्चा ही हैं, लेकिन एक किरानी का बेटा है और एक, तो किरानी का बेटा है तो अपना इसको बाहर खेलने जाने में कोई रुकावट नहीं है, तो ये बाहर जाके अपने गली के बच्चों के साथ अपना लट्टू नचा रहा था। इतने में सेन साहब का लड़का खोखा यानी कि कासू वहां पर पहुंच जाता है। अब बच्चा है, बड़ा बाप का हो या छोटा बाप का हो, उसको खेलने में क्या बच्चा कौन बड़ा कौन छोटा, इसको भी मन कर गया खेलने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि कौओं के जमात में हंस भी लग गया वहां पर जाने के लिए, यानी कि सब कौवा सब खेल रहा है, ये हंस है, बड़े बाप का बेटा है, तो ये भी ललक जा रहा है खेलने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि वह कहता है कि हमको भी खिलाओ, लेकिन मदन कहता है कि नहीं, हम नहीं खिलाएंगे। इसके घुटना से खून बहा था, इतना पिटाई खाया था और हर समय के अत्याचार को सहते हुए यह सोचता है कि ना अब हम नहीं खिलाएंगे इसको। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि कासू जो है वह जा करके एक घूसा रसीद कर देता है, रसीद काट दिया एक घूसा का। रसीद काटने का मतलब कि उसको एक घूसा लगा देता है, किसको, मदन को लगा देता है। अब मदन भी आओ न ताओ देखता है यहाँ न सेन साहब है न मेरे पिताजी हैं और हम पिटाई हैं कल परसों बहुत रात में, हम इसी में बदला सधा लेंगे। बस मदन का भी कोई साथ नहीं देता है वहाँ पर। जितने झोपड़ी वाले थे वो मदन का साथ नहीं दिए, वो भी अलग अलग हो करके देखने लगे और मदन भी अकेले और कासू भी अकेले, और कस करके पीट दिया। पीटने में उसका दांत भी तोड़ दिया मदन। अब ये कासू रोते हुए घर चला गया। वहाँ पर जाने के बाद जब सारा कहानी बताता है कासू सेन साहब को, तो सेन साहब गिरधर लाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा घर खाली कर दो, तुम फैक्ट्री में मेरे किरानी भी नहीं हो, सारा कुछ खत्म, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब मदन जब है वह आ रहा है घर आराम से, अब सोच रहा है कि आज तो बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं, अब हम किस तरह से अपने मम्मी पापा से आंख मिलाएंगे, किस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम सिर्फ एक छू दिए थे तो इसके लिए उतना पिटाई, आज तो दांत तोड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी यह जाता है, देखता है और कुछ बातें सुनने को कोशिश करता है अपने घर के दरवाजे के पास जा करके, लेकिन उसके बारे में कुछ खास बातें नहीं हो रही थी। हाँ, फैक्ट्री से निकाल दिया गया, ये सब के बारे में गिरधर लाल अपनी पत्नी से बात कर रहा था। ये सोचता है कुछ जा करके खा लेते हैं, पिटाई तो खाना ही है, पहले खाना खा लेते हैं। जैसे ही किचन की तरफ आगे बढ़ता है, एक लोटा जो होता है पानी पीने वाला पात्र, लोटा, उससे उसका पैर टकरा जाता है और उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, गिरधर लाल और उसकी माँ उसकी पत्नी दोनों
यानी कि मदन की माँ आ जाते हैं वहाँ पर। अब गिरधर लाल आगे बढ़ते जाता है, ये पीछे बढ़ते जाता है कि आज तो पिटाई होगा। पूरा दांत कीज लेता है कि अब ऐसे जैसे बच्चा पिटाता है तो किस तरह से मुंह बना लेता है, उस तरह से अभी सोचता है आज तो कस के पिटाई होगा। लेकिन गिरधर लाल आगे बढ़ करके जा करके क्या करता है कि अपने बेटे को उठा करके गले से लगा लेता है और उसको एक तरह से न बोलते हुए भी शाबाशी देता है। इससे यह पता चलता है कि गिरधर लाल के मन में भी अत्याचार जो हो रहा था उसके प्रति वो बहुत आक्रोश उसके साथ भी भरा हुआ था, लेकिन वह एक मजबूरी में था। अब तो नौकरी रहा नहीं तो फिर अपने बेटे को बिना मतलब के पनिशमेंट क्यों दिया जाए, इसलिए उसको एक तरह से शाबाशी भी देता है। और यह झोपड़ी वालों और महल वालों के बीच की एक वैचारिक लड़ाई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि अपने अहंकार के लेवल पर आगे बढ़ते जाता है और अपने बच्चों को भी अहंकारी बनाते जाता है, और एक व्यक्ति जो उसके फैक्ट्री में नौकर है यानी कि एक किरानी का काम करता है, वह अपने बच्चों को सही रखता है फिर भी उसके बच्चों को बड़े आदमी के द्वारा सताया जाता है। यही इस कहानी में प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों अंत में आपको हम ये बताते हैं कि ये पूरी कहानी जानने के बाद आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये लाइन हमने खुद से आपके लिए लिखा है, बहुत ही अच्छा से इसको समझ करके देखिए। अगर कोई अमीर आदमी है तो अगर किसी व्यक्ति के पास अपने अमीरी का घमंड हो जाए, अपने धन का घमंड हो जाए, तो जैसे ही धन का घमंड होगा उसके हृदय के अंदर अहंकार की भावना आएगी, जैसे कि सेन साहब के अंदर थी। तो अहंकारी व्यक्ति का अंत में विनाश होते चला जाता है, जैसे कि रावण का विनाश हुआ था। मान लेते हैं, आप सोचिए कि अगर सेन साहब कुछ समय के बाद न रहें और उनका बेटा खोखा बड़ा हो जाए, तो बड़ा होकर के वह किस तरह का व्यवहार करेगा। जिस तरह से मदन को पीटा उसी तरह से वह अन्य भी गांव के और अपने कॉलोनी के लोगों को मारपीट करेगा और अपना वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए ज़्यादा धन होने पर व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल करके रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरे कहानी पढ़ने से हमको ये शिक्षा मिलती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि हम पूरा आपको बता दिए कि नलिन विलोचन शर्मा की जीवनी क्या है, और इसका मात्र 15 पॉइंट में आपका पूरा कहानी हम आपको समझा दिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ का क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।